ओम नमः परमात्मने। मैं विवेक कुमार तिवारी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय काजीपुर पटना में ज्योतिष का सहायक प्राध्यापक हूँ और मैं फिर आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ गोल परिभाषा। तो छात्रों, आप लोगों को याद होगा कि पूर्व के दिन में हम लोग पाठ के अंतिम भाग में दीर्घवृत्त और नतांश उन्नतांश उनके ज्या और ज्या की विशेष संज्ञा इत्यादि पढ़े थे। तो स्मारिका ग्रुप में पुनः एक बार पढ़ते हुए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आचार्य कहते हैं कि ग्रहस्थानादि संलग्नम वृत्तम यच्च खमध्यगम दीर्घवृत्तम कथ्य तत्र ग्रहस्थानादि कावधि। क्या कहते हैं कि ग्रहस्थानादि संलग्नम वृत्तम यच्च खमध्यगम, ग्रहस्थानादि संलग्नम खमध्यगतम वृत्तम दीर्घमंडलम भवति। ग्रहस्थानादि संलग्न, ग्रह स्थान आदि से लगता हुआ ऐसा वृत्त और साथ में खमध्य में भी गया हुआ वृत्त हो, उस वृत्त को दीर्घमंडल कहेंगे अथवा दीर्घवृत्त कहेंगे। फिर कहते हैं क्षितिजात उन्नतांशः स्युः खमध्याच्च नतांशः। अब उन्नतांश नतांश की परिभाषा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि क्षितिजात उन्नतांशः स्युः, क्षितिज वृत्त से उन्नतांश की गणना की जाती है, अर्थात क्षितिजात ग्रहावधि उन्नतांशः खमध्यात् ग्रहावधि नतांशः भवति। क्षितिजात ग्रहावधि दीर्घवृत्ते, दीर्घवृत्त में क्षितिजात ग्रहावधि अर्थात क्षितिज से ग्रह तक, दीर्घवृत्त में क्षितिज से ग्रह तक उन्नतांश कहेंगे और दीर्घवृत्त में खमध्य से ग्रह तक, ग्रह स्थान तक नतांश कहेंगे। और फिर आगे कहते हैं उन्नतांशज्य का संकुर नतांशज्या च दीर्घज्य का। उन्नतांशज्य का संकुर, उन्नतांश जो होगा, जो क्षितिज वृत्त से लेकर ग्रह के बीच में जो हमारी एक चाप बनेगी, दीर्घवृत्त में एक ऐसा चाप होगा जो क्षितिज वृत्त से लेकर, चूंकि दीर्घवृत्त का क्या है, वो ग्रह स्थान और खमध्य में होते हुए जाएगा और यह बृहद वृत्त है, महद वृत्त है। महद वृत्त है तो निश्चित रूप से ही वह खमध्य में जाएगा और जब ग्रह स्थान में जाएगा तो निश्चित रूप से वह क्षितिज वृत्त में भी जाएगा। तो अब उस दीर्घवृत्त में क्षितिज वृत्त से लेकर जहाँ वह दीर्घवृत्त और क्षितिज वृत्त का संपात होता है, वहाँ से लेकर के और ग्रह स्थान तक, दीर्घवृत्त में क्षितिज वृत्त का जहाँ संपात होता है उस बिंदु से लेकर और दीर्घवृत्त में ग्रह स्थान तक जो वृत्त का चापखंड होगा वह क्या कहलाएगा, उन्नतांश। और उसी दीर्घवृत्त में खमध्य से, जो खमध्य और ग्रह स्थान दोनों में गया हुआ है, तो खमध्य से और ग्रह स्थान तक दीर्घवृत्त में जो चापखंड होगा, खमध्य से लेकर के और ग्रह स्थान तक के बीच में जो चापखंड होगा वह आपका नतांश कहलाएगा। फिर कहते हैं उन्नतांशज्य का संकुर, तो वह उन्नतांश जो होगा, जो चापखंड बनेगा क्षितिज वृत्त से लेकर ग्रह स्थान तक दीर्घवृत्त में जो चापखंड होगा, उस चापखंड का जो ज्या होगा उससे क्या कहेंगे, उन्नतांश की ज्या। तो उस ज्या का आचार्य ने एक विशेष संज्ञा दिया। क्या संज्ञा दिए कि उन्नतांशज्य का संकुर, उन्नतांश की ज्या को संकु कहेंगे, ठीक। और नतांशज्या च दीर्घज्य का, और नतांश के ज्या को दीर्घज्या कहेंगे। आगे आपको जब और आगे पढ़ेंगे और आगे पढ़ करके जब आपका ये सब पढ़ते हुए अंत में जब जाएंगे गोल परिभाषा में, तो अंत में आपको मिलेगा अक्ष क्षेत्र। अक्ष क्षेत्र जो है उसमें आपको ये सब की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी। और अक्ष क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिससे आप कह सकते हैं कि पूरे सिद्धांत का आधारशिला है वो, उसके बिना सिद्धांत अधूरा है। और अक्ष क्षेत्र यदि आप नहीं जानते हैं तो सिद्धांत शास्त्र को नहीं समझ पाएंगे, उनको पत्तियों को नहीं समझ पाएंगे। और यदि आप अक्ष क्षेत्र जानते हैं तो एक ऐसा अक्ष क्षेत्र है कि आपको उपशास्त्री से लेकर के उत्तर मध्यमा से लेकर के और यह शास्त्री आचार्य PhD तक आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आगे जहाँ तक जाएंगे यह क्षेत्र आपका पीछा नहीं छोड़ेगा।
इसलिए अक्ष क्षेत्र को समझने के लिए ये सब बिंदु को समझना अति आवश्यक है। जब ये सब बिंदु ठीक ढंग से समझ जाएंगे तो अक्ष क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा यदि आप पीछे का पाठ अगर ठीक ढंग से नहीं समझे हैं तो। ठीक है, तो इसको आचार्य क्या कहते हैं कि क्षितिजात उन्नतांशासी, क्षितिज वृत्त से लेकर के और ग्रह स्थान तक जो चाप खंड होगा वह क्या हो जाएगा, उन्नतांश होगा, और उस चाप खंड की ज्या जो है वो क्या हो जाएगा, तो शंकु हो जाएगा। उन्नतांश जका शंकु, अनतांश और नतांश जो होगा, नतांश कहते किसे हैं, तो खमध्य से लेकर खमध्याज अनतांशासी, खमध्य से लेकर ग्रहावधि ग्रह स्थान तक, क्षितिज से खमध्य से लेकर ग्रह स्थान तक नतांश, और क्षितिज से लेकर के और ग्रह स्थान तक उन्नतांश। उन्नतांश की ज्या को शंकु कहेंगे और नतांश के ज्या को दृग्ज्या कहेंगे। ठीक, अच्छा, आपको हम ज्या का परिभाषा पूर्व ने बताए थे कि कोपी वृत्तस्य चाप खंडस्य, कोई भी वृत्त का जो चाप खंड होगा उसका क्या होगा, तो चापस्य एक प्रांतात केंद्रगामी रेखोपरि द्वितीय प्रांतात कृतो लंबः ज्या इति उच्यते। वृत्त का जो चाप खंड है उस चाप खंड के एक प्रांतात केंद्रगामी रेखोपरि, एक प्रांत से जो केंद्रगामी रेखा जो होगा जो करेंगे उस रेखा पर द्वितीय प्रांतात दूसरे प्रांत से तस्योपरि, कस्योपरि, तो केंद्रगामी रेखोपरि कृतो लंबः, जो लंब हमने किया वहीं आपका जो रेखा होगा उस ज्या कहेंगे। दूसरे प्रांत से जो लंब करेंगे तो लंब स्वरूप जो आपका रेखा होगा कृतो लंबः ज्या इति उच्यते, जो लंब करेंगे वहीं हमारा ज्या होगा। ठीक, ये ज्या का परिभाषा है। अब यहाँ पर कैसे होगा कि आपका एक चापखंड बन रहा है उन्नतांश, उन्नतांश एक चापखंड है जो क्षितिज वृत्त से लेकर दीर्घ वृत्त में क्षितिज वृत्त से लेकर और ग्रह तक बन रहा है। अब उसमें क्या करेंगे कि एक किसी भी एक प्रांत से जो दीर्घ वृत्त का केंद्र जो होगा, केंद्र क्या होगा, तो आपका भूकेंद्र ही आप पूर्व में बता चुके हैं कि आपका जितने भी गोल पर बनने वाले महद वृत्त हैं, त्रिज्या वृत्त हैं, वो सब के सब आपके जो बृहद वृत्त हैं वो सब का केंद्र अर्थात त्रिज्या वृत्त तीनों आपका पर्यायवाची है, इनका केंद्र जो है गोल केंद्र ही होगा, भूकेंद्र ही होगा। ये आरंभ में ही बताए थे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका यह जो क्षितिज से लेकर दीर्घवृत्त में और ग्रह स्थान तक जो एक चापखंड बना उसमें एक प्रांत से, किसी एक प्रांत से क्षितिज वृत्त और जहाँ दीर्घवृत्त का संपात हुआ, दीर्घवृत्त का जो संपात हुआ उस स्थान से अथवा जो ग्रह स्थान है उस स्थान से, तो अगर आप क्षितिज वृत्त से कल्पना कीजिए कि क्षितिज वृत्त से लेकर के क्षितिज वृत्त और दीर्घवृत्त का जहाँ संपात हुआ उस संपात बिंदु से और केंद्रगामी रेखा केंद्र तक एक सूत्र किए, एक रेखा किए, तो वह केंद्र तक कहाँ जाएगा, तो गोल केंद्र में जाएगा। और पुनः जो है ऊपर जहाँ ग्रह स्थान है उससे हम एक लंब किए। लंब का मतलब होता है कि लंब जहाँ भी होता है वह नवत्यंश कोण बनाता है। ठीक है, वहाँ पे नवत्यंश कोण का निर्माण करेगा तभी वो लंब है। तो वहाँ से एक सूत्र बिल्कुल जैसे आप अगर आप गांव में देखते होंगे या कहीं भी जो राजमिस्त्री होते हैं जो घर इत्यादि बनाते हैं उनका साहुल जो गिरता है वह बिल्कुल उनको बिल्कुल वो लोग प्रयोग में करते हैं अपना दीवार इत्यादि सीधा करने के देखने के लिए कितना हमारा सीधे में है या नहीं है देखने के प्रयोग में करते हैं। लेकिन वह साहुल जो होता है वह जो गिरता है ठीक वो 90 अंश पे गिरता है। उसी प्रकार समझिए कि आपको जो है एक रेखा किए क्षितिज वृत्त और दीर्घवृत्त का जो संपात हुआ वहाँ से एक रेखा किए केंद्र में और उस रेखा पर ग्रह स्थान से एक साहुल गिरा दिए। रेखा मतलब एकदम साहुल के वत, साहुल के जैसे जो रेखा गिराए वह जो रेखा जो लंब रूपी जो रेखा होगा वही हमारा उन्नतांश की ज्या हो जाएगी, जिसको आचार्य उन्नतांश की ज्या का एक विशेष संज्ञा दिए। वह क्या संज्ञा दिए, तो कहते हैं कि उन्नतांश जका शंकु, उसे शंकु कह दिए। उसी प्रकार आप नतांश है तो याम्योत्तर वृत्त और याम्योत्तर वृत्त और दीर्घवृत्त का जो संपात बिंदु है वहाँ से केंद्र में रेखा किए और ग्रह स्थान से फिर उस रेखा पर कौन सा रेखा जो संपात बिंदु से जो याम्योत्तर वृत्त और दीर्घवृत्त के संपात बिंदु से जो केंद्र में रेखा किए उस पर एक रेखा, उस पर एक कर दिए छोटा सा, आप एक लंब कर दिए तो आपका नतांश का ज्या हो गया।
जिसे आचार्य ने दृग्ज्या संज्ञा दिया। आगे कहते हैं दृग्वृत संवृतांतः क्षितिजे च दिगंसका तज्ज्या दिग्ज्या समाख्याता गोल विद्या विचक्षण ही। गोल विद्या, गोल शास्त्र में जो उद्भट विद्वान हैं, जो गोल शास्त्र को जानने वाले हैं, उनके द्वारा ऐसा कहा जाता है कि दृग्ज्या और समवृत्त का जो अंतर है कहाँ, तो क्षितिजे, क्षितिज वृत्ते दृग्वृत्त समवृतांतः दिगंसका भवन्ति। क्षितिज वृत्त में दृग्वृत्त और समवृत्त का जो अंतर होगा वह क्या हो जाएगा, दिगंश हो जाएगा। यहाँ क्षितिज वृत्त में एक चापखंड ले लिए, कहाँ से कहाँ तक, तो एक दीर्घवृत्त होगा। दीर्घवृत्त कैसा होगा, पूर्व आचार्य कह चुके हैं ग्रहस्थानादि संलग्नम वृत्तम यच्च खमध्यगम। तो ऐसा वृत्त जो ग्रह स्थानादि से होते हुए और खमध्य में गए हुए वृत्त हो, ऐसा जो महद्वृत्त। तो महद्वृत्त का क्या कहते हैं कि वह महद्वृत्त जो है, जो पूर्व में बता चुके क्षितिज वृत्त में जाएगा। तो क्षितिज वृत्त में और पूर्वापर वृत्त जो है वो भी आपका संपात करता है क्षितिज वृत्त में। तो अब कहते हैं कि दिगंश किसे कहते हैं, तो आपको याद होगा कि स्वस्तिक का परिभाषा बताए थे हम कि पूर्वापर वृत्त क्षितिज वृत्त में जो पूर्व भाग में लगता है उसे पूर्व स्वस्तिक, और पूर्वापर वृत्त का क्षितिज वृत्त में जो पश्चिम भाग में जो संपात होता है, पश्चिम दिशा में जो संपात होता है, उसे क्या कहते हैं, पश्चिम स्वस्तिक। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तो पहला क्या कहते हैं कि दीर्घवृत्त संवृतांते क्षितिजे च दिगंश का, क्षितिज वृत्त में दोनों का अंतर बता रहे हैं। तो क्षितिज वृत्त में एक आपका कहाँ संपात होगा, समवृत्त का, पूर्वापर वृत्त का, तो पूर्व स्वस्तिक पर, पूर्व स्वस्तिक से लेकर के, और दूसरा जो आपका दीर्घवृत्त और समवृत्त का जो संपात है, उन दोनों के बीच का जो चापखंड हुआ, उस चापखंड को क्या कहेंगे, दिगंश कहेंगे। क्षितिजे च दिगंसका, क्षितिज वृत्ते दीर्घवृत्त संवृतांतः दिगंसका भवन्ति। फिर कहते हैं तज्ज्या दिग्ज्या समाख्याता। अब क्या कह दिए कि तज्ज्या दिग्ज्या समाख्याता। अब उस दिगंश की ज्या जो होंगे वहाँ वहीं प्रकार से करेंगे कि उसका एक दो जो चाप बना आपका पूर्व स्वस्तिक से लेकर के और दीर्घवृत्त और क्षितिज वृत्त का संपात बिंदु तक जो चाप बना, उस चाप खंड के एक जो है भाग से केंद्र में केंद्रगामी रेखा करेंगे और दूसरे भाग से उसके दाहिने रेखा पर लंब कर देंगे, तो हमारा एक जो है क्या हो जाएगा, दिगंश का ज्या प्राप्त होगा। तो दिगंश के ज्या को आचार्य क्या कहेंगे, तज्ज्या दिग्ज्या। उस दिगंश के ज्या को कहेंगे हम दिग्ज्या, दिग्ज्या संज्ञा दे दिए आचार्य, ठीक है। तो तज्ज्या दिग्ज्या समाख्याता गोल विद्या विचक्षण। फिर आगे अब आचार्य कहते हैं लग्न का परिभाषा बताते हैं, ठीक। कहते हैं भवृतम प्राक पूज्ययत्र लग्नम लग्नम तदुच्यते। लग्न का परिभाषा ही होता है कि लग्न नीति लग्नमिति रास्या नामोद्यो लग्नम। लग्न कहते कि किसे हैं, तो लग्न का शाब्दिक अर्थ होता है लगत इति लग्नम, जो लगता है। अब कहाँ लगता है, तो आचार्य बताते हैं कि भवृतम प्राक कुजे यत्र लग्नम लग्नम तदुच्यते। कहते हैं कि प्राक कुजे अर्थात पूर्व क्षितिजे, पूर्व क्षितिजे नाम उदय क्षितिजे, जहाँ से सूर्य का उदय होता है। तो आपको बताया था कि जो भी उदय होता है वह कहाँ से होता है, क्षितिज वृत्त से उदय होता है। तो सूर्य का उदय कहाँ से होता है, पूर्व से होता है। तो इसलिए उसको पूर्व क्षेत्र को, पूर्व क्षितिज को उदय क्षितिज भी कहा जाता है। तो कहते हैं कि प्राक कुजे अर्थात उदय क्षितिज वृत्ते भवृतम यत्र लगति। भवृतम नाम क्रांति वृत्तम अर्थात उदय क्षितिज वृत्ते अथवा क्षितिज वृत्ते, उदय क्षितिज वृत्ते क्रांति वृत्तम यत्र लगति तत् लग्नम इत्युच्यते। उसे क्या कहेंगे, लग्न उसे कहेंगे। अब पश्चात कुजे अस्त लग्नम स्यात्, और वहीं अगर क्षितिज वृत्ते क्या होगा कि अस्त क्षितिज वृत्ते अर्थात पश्चिमी भागे, क्षितिज वृत्त के पश्चिम भाग में जब आपका क्रांति वृत्त संपात करेगा, क्रांति वृत्त जहाँ लगेगा वह आपका अष्ट लग्न अर्थात सप्तम लग्न कहा जाएगा, ठीक है। तो क्या बता दिया, चार दो लग्न बता दिए। एक पहला प्रथम लग्न अर्थात प्रथम लग्न, आपको जन्म कुंडली निर्माण के समय बताए थे कि हम लोग लग्न का जो निर्माण करते हैं तो एक सबसे प्रथम लग्न होता है।
अगर जहाँ पे कहीं भी आपको केवल लग्न शब्द दिया हो, केवल लग्न, तो वहाँ स्पष्ट है कि लग्न अर्थात प्रथम लग्न, ठीक। फिर अष्ट लग्न अर्थात सप्तम लग्न, उसी तरह ऊर्ध्व लग्न अर्थात दशम लग्न, और अधः लग्न अर्थात चतुर्थ लग्न, ठीक है। तो अब यहाँ पे आचार्य आपका क्या कहते हैं कि भवृतम प्राकुजेयत्र लग्नम लग्नम तदुच्यते। भवृतम प्राकुजेयत्र, भवृत अर्थात क्रांति वृत्त क्षितिज वृत्त में जहाँ लगता है, अर्थात क्रांति वृत्त उदय क्षितिज वृत्त में जहाँ लगता है, अथवा क्रांति वृत्त क्षितिज वृत्त के पूर्व भाग में जहाँ लगता है उसे लग्न कहेंगे, और क्रांति वृत्त क्षितिज वृत्त के पश्चिम भाग में जहाँ लगता है उसे अष्ट लग्न कहेंगे, अथवा क्षितिज क्रांति वृत्त अष्ट क्षितिज के अष्ट क्षितिज में जहाँ लगता है उसे क्या कहेंगे, अष्ट लग्न अथवा सप्तम लग्न कहेंगे। फिर कहते हैं तूर्यम यामयोतरे त्वधः, तूर्यम नाम चतुर्थम, चतुर्थ लग्न अथवा चतुर्थ भाव कहाँ होगा, तो यामयोतरे त्वधः अर्थात यामयोत्तर वृत्ते क्षितिज वृत्तम अधः यत्र लगति तत्र चतुर्थ लग्नम तूर्य लग्नम कथ्यते, तूर्य लग्नम चतुर्थ लग्नम वा कथ्यते। याम्योत्तर वृत्त क्षितिज वृत्त के क्षम्यताम, याम्योत्तर वृत्त में क्रांति वृत्त जहाँ अधः संपात करता है, जो अधः भाग में लगता है उसे चतुर्थ लग्न कहते हैं। ऊर्ध्वम याम्योत्तरे तत्र लग्नम तद दशमाभिधम, क्या कहते हैं कि ऊर्ध्वम याम्योत्तरे यत्र लग्नम, याम्योत्तर वृत्ते ऊर्ध्व भागे क्रांति वृत्तम यत्र लगति तत् दशमाभिधम दशम लग्नम इत्युच्यते। क्रांति वृत्त याम्योत्तर वृत्त के ऊर्ध्व भाग में जहाँ लगता है वह आपका दशम लग्न कहलाता है। अब कहते हैं रास्यादम जातकादौ तत् गृह्यते व्ययनांशकम, बी अयनांशकम व्ययनांशकम, बी नाम विगतः, विगतः अंशः व्ययनांशः, विगतम अंशः व्ययनांशकम, अर्थात अयनांश से रहित लग्न अर्थात निरयन लग्न का ही प्रयोग जातकादि कार्य में करते हैं, ठीक हो गया। फिर आगे चलिए, आगे आचार्य कहते हैं कि लग्न बिंदुर नवत्यंश ही वृत्तम दिक्षेप मंडलम भवृते युतम यत्र कुजोर्ध्वम वित्रिभम ही तत्। क्या कहते हैं, लग्न बिंदुर नवत्यंशैर वृत्तम दिक्षेप मंडलम, लग्न बिंदु नवत्यंश है, लग्न बिंदु से नवत्यंश जो वृत्त का निर्माण होगा, अर्थात लग्न बिंदुतः नवत्यंश चापहि निर्मितम वृत्तम दृक्षेप वृत्तम दृक्षेप मंडलम वा कथ्यते। लग्न बिंदु से नवत्यंश जो वृत्त करेंगे वह उसे क्या कहेंगे, दृक्षेप मंडल कहेंगे, दृक्षेप वृत्त कहेंगे। फिर कहते हैं तद्भवृत्ते युतम यत्र कुजोर्ध्वम वित्रिभम ही तत्, तद्भवृत्ते युतम यत्र कुजोर्ध्वम वित्रिभम ही तत्, तद्भवृत्ते युतम यत्र कुजोर्ध्वम वित्रिभम ही तत्। अब कहता है कि भवृत्ते कुजोर्ध्वम यत्र तत् वित्रिभम। अब कहते हैं कि वह जो आपका वृत्त है कौन सा, तो लग्न बिंदु से जो नवत्यंश वृत्त आपका है, लग्न बिंदुतः नवत्यंश वृत्तम दिक्षेप वृत्तम। अब तद भवृत्ति अर्थात दिक्षेप वृत्तम भवृत्ते यत्र लग्नम वित्रिभम स्यात्। क्या कहते हैं कि आपका दृक्षेप वृत्त में, दृक्षेप वृत्ते क्रांति वृत्तेन ऊर्ध्व संपातम, दृक्षेप वृत्त में क्रांति वृत्त से जो ऊर्ध्व संपात जो होगा, उनका ऊर्ध्व भाग में जो क्रांति वृत्त लगेगा वह क्या हो जाएगा, तो वित्रिभम, वित्रिभी संज्ञा दे दी। वहाँ पर जो दोनों का संपात होगा उस संपात बिंदु का आचार्य ने क्या संज्ञा दे दिया,
वितृभ संज्ञा दे दिया कि दृक्षेप वृत्त और भववृत्त का आपस में जो संपात होगा, कुछ ऊर्ध्वम अर्थात क्षितिज वृत्तात ऊर्ध्वम, क्षितिज वृत्त से जो ऊर्ध्व भाग में, चूँकि संपात जो है ऊर्ध्व भाग में भी होता है, अधः भाग में भी होगा। चूँकि आपको पूर्व ही बता चुके हैं कि गोल पृष्ठ पर कोई भी महद्वृत्त, कोई भी दीर्घवृत्त जो है, दीर्घवृत्त, क्षम्यता, दीर्घवृत्त नहीं होता है, महद्वृत्त अथवा त्रिज्यावृत्त जो है वह दो, ये जब आपस में मिलते हैं तो दो स्थान पर संपात करते हैं और दोनों स्थान का जो है संपात की दूरी 84 की होते हैं, 84 की होती है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि जब चूँकि नवत्यंश वृत्त लग्न बिंदु भी है, लग्न बिंदु नवत्यंश वृत्त दिक्षेप मंडल है, तो दृक्षेप वृत्त और क्रांति वृत्त दोनों वृत्त ही आपका बृहद वृत्त है। और तो निश्चित है कि दोनों जो आपस में संपात करेंगे, दोनों तो क्या होगा, 84 का अंतर होगा दोनों संपात बिंदु का, और दो स्थान पर भी संपात करेंगे, ये भी निश्चित है। इसलिए आचार्य ने एक शब्द इसमें जोड़ दिया कि कुजूर्ध्वम अर्थात क्षितिज वृत्तात ऊर्ध्वम, क्षितिज वृत्त से जो ऊर्ध्व भाग में दृक्षेप मंडल, दृक्षेप वृत्त और क्रांति वृत्त का जो संपात होगा, उस संपात बिंदु को हम क्या कहेंगे, दृक्षेप वृत्त, वितृभ संज्ञा कहेंगे, वितृभ कहेंगे उसे, अर्थात तो संपात बिंदु का विशेष संज्ञा दे दिए वितृभ संज्ञा। अब कहते हैं वितृभस्य नतांसज्जा दृक्षेप कथ्यते बुधई। अब कहते हैं कि उस किसका, तो कहते हैं कि उस दृक्षेप मंडल का, क्षम्यता, कहता है कि वितृभस्य नतांसज्जा, उस वितृभ का जो नतांश होगा वह क्या होगा, दिक्षेप कथ्यते बुधई, उसे क्या कहेंगे, दिक्षेप कहेंगे। ठीक, अब नतांश का परिभाषा जानते हैं, वितृभस्य नतांसज्जा दिक्षेप कथ्यते बुधई। वितृभ का जो नतांश होगा, वितृभ पहले बता दिया क्या होता है कि दिक्षेप मंडल और क्रांति वृत्त का जो संपात होगा वह आपका वितृभ संज्ञा होगा। और पुनः कहते हैं कि वितृभस्य नतांसज्जा, उस वितृभ का जो नतांश होगा वह क्या होगा, दृक्षेप कहे जाएंगे। तथा तस्य नतांसज्जा सा दृग्गति रुच्यते, पुनः वही है। अब वितृभ का जो नतांश है, नतांश का जो ज्या होगा, चूँकि नतांश पूर्व में बता चुके हैं कि क्षितिजात नतांसा शिव खमध्याच नतांश कहा, क्षितिज वृत्त से नतांश होगा और खमध्य से नतांश होगा। तो अब कहते हैं कि वितृभ का नतांश जो है, उसे नतांश जो है, उस नतांश का ज्या जो होगा वो उसे कहेंगे दिक्षेप कहेंगे। वितृभ का नतांश ज्या को क्या कहेंगे, दिक्षेप कहेंगे। और वितृभस्य नतांसज्या दृग्गति